अस्सलाम वालेकुम जी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर की आउटलाइन है। इसमें हम जो चीज़ें आज कवर करेंगे वो है, सबसे पहले वोल्टेज और करंट के करैक्टरिस्टिक्स डायोड के लिए, फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए वोल्टेज करंट करैक्टरिस्टिक्स, रिवर्स बाइसिंग के लिए वोल्टेज और करंट के करैक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड करंट क्या होता है और डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम अभी के लेक्चर में देखेंगे। जी, सबसे पहले हमारे पास वोल्टेज एंड करंट करैक्टरिस्टिक्स फॉर फॉरवर्ड बाइस। होता ये है कि जब हम फॉरवर्ड बाइस में डायोड को कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड क्या होती है कि पी टाइप रीजन ऑफ डायोड जो है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और एन टाइप रीजन जो है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस केस में क्या होता है कि जैसे जैसे हम अपना पोटेंशियल बैटरी का इंक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, तो कोई भी करंट जो सा है वो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में फ़्लो नहीं करता है। कब तक फ़्लो नहीं करता है? जब तक पोटेंशियल बैरियर डायोड का ब्रेक नहीं हो जाता है। ठीक है जी। लेट्स सपोज आप क्या करते हैं, आपने वोल्टेज को इंक्रीज़ करना किया ज़ीरो से स्टार्ट, ठीक है, तो कोई भी फॉरवर्ड करंट नहीं होगा। जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज जो है उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, आपका फॉरवर्ड करंट और वोल्टेज जो डायोड के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता जाएगा। जो आप वी बाइस अप्लाइड वोल्टेज करते हैं उसका कुछ पोर्शन जो सा है लिमिटिंग रेजिस्टर जो आपने सर्किट में कनेक्ट किया होता है उसके अक्रॉस भी ड्रॉप हो रहा होता है। ठीक है जी। जब फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज डायोड के अक्रॉस रीच कर जाता है 0.7 वोल्ट, जो कि हमारे पास इक्वल होता है सिलिकॉन के पोटेंशियल बैरियर के इक्वल, तो उसके बाद फॉरवर्ड करंट जो सा है वो रैपिडली इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है जी, वो रैपिडली इंक्रीज़ कर जाता है। अब होता ये है कि लिमिटिंग रेजिस्टर जो हमने लगाया हुआ है वो लिमिटिंग रेजिस्टर अब क्या काम करेगा, उस फॉरवर्ड के करंट को लिमिट करेगा। क्यों लिमिट करेगा, उसकी हमें क्या ज़रूरत है, ताकि हमारा डायोड जो सा है वो हीट अप होकर और वो बर्नआउट ना हो जाए। ठीक है जी। द स्मॉल इंक्रीज इन द डायोड वोल्टेज अबव द पोटेंशियल बैरियर इज ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट्स इंटरनल डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टिव मटेरियल। अब हमें पता होना चाहिए कि डायनामिक रेजिस्टेंस जो सी है वो क्या होती है। जी, ये आपके सामने वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप है फॉरवर्ड बाइस डायोड के लिए। ये पहले ग्राफ ये अगर देखें तो ये वी आई करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ फॉरवर्ड बाइस्ड है। इस पे अब 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी और सी। ए पॉइंट पे आप देखें कि आपके पास जैसे ही आपने वोल्टेज थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, ठीक है, कोई भी करंट जो है वो पास नहीं कर रहा। जैसे जैसे आप अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से थोड़ा बहुत करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी। अब देखें इस पॉइंट को नी ऑफ द कर्व कहते हैं, नी ऑफ द ग्राफ कहते हैं। नी ऑफ द ग्राफ किस पॉइंट पे है? 0.7 वोल्ट पे है। 0.7 वोल्ट से जैसे ही आपका पोटेंशियल थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा, करंट जो सा ही आप देखें रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है। अगर वोल्टेज और करंट के दरमियान आपके पास ग्राफ गिवन हो तो वो बाय ओहम्स लॉ आपको पता है आर किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, और आर इज इक्वल टू हो जाएगा V ओवर आई। इस ग्राफ की अगर आप स्लोप फाइंड आउट करें तो वो स्लोप आपके पास बेसिकली कंडक्टेंस आ जाएगी, आपके पास रेजिस्टेंस नहीं आएगी। उस स्लोप का अगर आप इन्वर्स ले लें तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। याद रखिएगा बेटा कि हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप जो सी है वो 0 होती है, वर्टिकल लाइन की स्लोप जो सी है वो इनफाइनाइट होती है। अगर आप ए पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करें, ठीक है, तो आपके पास कंडक्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो आपने स्लोप का इन्वर्स लेना है, तो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस जो सी है वो इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, इनफाइनाइट तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मतलब कुछ ज़्यादा है क्योंकि करंट नहीं पास कर रहा। ठीक है, जैसे जैसे आप पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते जाएंगे आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि स्लोप बढ़ती जा रही है। आप देखें ए पॉइंट से जैसे जैसे आप सी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, आपकी कर्व जो सी है उसका झुकाव एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है स्लोप उसकी बढ़ती जा रही है। तो अगर उसकी स्लोप बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब है कि उसकी रेजिस्टेंस जो सी है वो डिक्रीज होती जा रही है। इसकी एक्सपेंडेड व्यू ग्राफ ए का जो सा एक्सपेंडेड व्यू ऑफ पोर्शन ऑफ द कर्व इन द पार्ट ए, द डायनामिक रेजिस्टेंस आर डी डिक्रीजेज एज यू मूव अप द कर्व as indicated by the decrease in the value of delta VF over delta IF। ये IF जो सा है ये आपका फॉरवर्ड करंट होता है, VF आपके पास फॉरवर्ड का वोल्टेज होता है।
फॉरवर्ड के केस में जो करंट पास कर रहा होता है उसको हम आई एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। तो अब आप देखें ये थोड़ा सा चेंज इन पोटेंशियल की वजह से, ठीक है, जो करंट है वो रैपिडली चेंज हो रहा है आफ्टर द नी पॉइंट से जैसे ही आप फॉरवर्ड जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे अगर करंट में, तो आपका जो वोल्टेज में आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो आपका करंट जौन सा है वो बहुत ज़्यादा शूट कर जाएगा। अब है डायनामिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर डेफिनेशन। आप अगर ओहम्स लॉ का ग्राफ देखें, उसमें वोल्टेज और करंट का जो कर्व बनती है वो स्ट्रेट कर्व होती है, लीनियर होती है, ओरिजिन से पास कर रही होती है। उस कर्व पे किसी भी पॉइंट्स पे आप अगर स्लोप फाइंड आउट करें, इन्वर्स ऑफ स्लोप फाइंड आउट करें, तो वो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू जो सी है वो कांस्टेंट आती है। लेकिन इधर अभी आपने वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ देखा वो कर्व बन रही होती है। उस पर जिस पॉइंट पे आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते जाएंगे वो आपके पास रेजिस्टेंस जो सी डिफरेंट आ रही होगी। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस वेरी कर रही होती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वेरी करने की वजह से इसको हम डायनामिक रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो डायोड के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो लीनियर नहीं होती है, ठीक है, बल्कि वो डायनामिक रेजिस्टेंस होती है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो सी है वेरी कर रही होती है। और डायनामिक रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर प्राइम के साथ डी स्मॉल लिखा जाता है। इसका हमारे पास फार्मूला है डेल्टा वी एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा आई एफ, ठीक है जी। और आप देखें द रेजिस्टेंस बिगन्स टू डिक्रीज इन द रीजन ऑफ द नी ऑफ द कर्व एंड बिकम्स द स्मॉलेस्ट अबव द नी, यानी नी ऑफ द कर्व से पहले जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो और होती है, वो लार्जर होती है, और नी ऑफ द कर्व पॉइंट से जैसे ही आप आगे पास करते हैं रेजिस्टेंस जो डायोड की होती है वो स्मॉलर होती जाती है, यानी लार्ज चेंज इन करंट की वजह से अकर करता है स्मॉल चेंज इन वोल्टेज की वजह से। इसके बाद है हमारे पास वोल्टेज और करंट करेक्टरिस्टिक्स फॉर रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस के केस में क्या होता है कि आप जैसे जैसे पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द डायोड को इंक्रीज़ करते जाते हैं, ठीक है, आपके पास जो करंट है वो फ्लो तो कर रहा होता है लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में होता है। अगर आप वोल्टेज और करंट का ग्राफ देखें फॉरवर्ड बाइस के केस में, तो उधर हमने आई ऑफ एफ के साथ मिली एम्पेयर लिखा हुआ था, लेकिन इस केस में आपने माइक्रो एम्पेयर लिखा हुआ है, यानी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो पास कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे आके रिवर्स बाइस के केस में भी जो पोटेंशियल बैरियर है वो ब्रेक हो जाता है, और रिवर्स बाइस के केस में जिस पॉइंट पे पोटेंशियल बैरियर ब्रेक करता है उसको हम ब्रेक डाउन पॉइंट कहते हैं, और उस वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। When a reverse bias voltage is applied across the diode, there is only an extremely small resistance, ठीक है जी। रेजिस्टेंस इस केस में स्मॉल होती है क्योंकि आप स्लोप अगर फाइंड आउट करें तो ये आपके पास ब्लू कर्व जो आपको शो हो रही है ये तकरीबन हॉरिजेंटल है, ठीक है जी। तो अगर ये हॉरिजेंटल है तो इसकी स्लोप जो सी है वो आपके पास 0 होगी, ठीक है जी। तो जो रेजिस्टेंस होगी वो स्मॉल होती है, लेकिन जैसे ही आप इसको क्रॉस करते हैं आपके पास रेजिस्टेंस जो सी है वो वेरी कर रही होती है। With the 0 volt applied across the voltage, there is no reverse current. As you gradually increase the reverse bias voltage, there is a very small reverse current and voltage across the diode increase. When the applied bias voltage is increased to a value where the reverse voltage across the diode reaches the breakdown value, जिसको हम VBR कहते हैं, the reverse current begins to increase rapidly. ये जो breakdown voltage होती है इस पॉइंट पे आके जो potential barrier है आपके डायोड का वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है जी। और करंट जो सा है वो रिवर्स बाइस के केस में बहुत स्मॉल होता है, जिसको हम माइक्रो एम्पेयर या नैनो एम्पेयर में मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। There is very little current, usually microampere or nanoampere, until the reverse voltage across the diode reaches approximately the breakdown voltage, ठीक है जी, at the knee of the curve। इसमें भी ये knee of the curve जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो स्मॉल चेंज इन वोल्टेज की वजह से करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा होता है। ये हमारे आज के टॉपिक के जो कोर्स कंटेंट्स थे वो यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।